हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अटेंडेंस आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए हमें। सृजन जायसवाल, वेरी गुड इवनिंग बेटा। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में आपको हमने कूलॉम्स लॉ पर कुछ प्रॉब्लम्स कराए थे, बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स कराए थे। आज हम लोग उसी के आगे काम को बढ़ाते हैं, जिसमें कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलिए करते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। आ जाओ सभी लोग। सृजन जायसवाल, गुड इवनिंग। चैट बॉक्स में आप लोग अटेंडेंस नाम के साथ में मेंशन कर दीजिए हमें। ओके, तो चले टाइम हो गया, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की पहली प्रॉब्लम जो हम लोग ले रहे हैं वो भी एक सिंपल सी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन को बस आप ऐसे सुन लो, बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन में आपको यह दिया गया है कि दो स्फेयर हैं, ठीक। उन दोनों स्फेयर के सरफेस पर चार्जेज यूनिफॉर्मली फैला करके रखे गए हैं, ठीक है। दोनों के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज फैला के रखे गए हैं। एक के ऊपर प्लस Q1 का चार्ज और दूसरे के ऊपर प्लस Q2 का चार्ज। ध्यान रहे, दोनों स्फेयर्स के ऊपर चार्ज सेम साइन के, ठीक है, पॉजिटिव साइन के चार्जेज हैं। एक के ऊपर प्लस Q1 के अमाउंट का और दूसरे के ऊपर प्लस Q2 के अमाउंट का ये चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक, यूनिफॉर्मली। अब इन दोनों स्फेयर को हम लोग एयर के ही मीडियम में किसी डिस्टेंस पर ले आकर के रख देते हैं, और वो डिस्टेंस जिस पर इनको रखा गया है वो डिस्टेंस इन दोनों के सेंटर से आर की दूरी पर है, जैसा कि फिगर में आपको बना करके दिखा रहा हूं। ध्यान समझिएगा, फिगर में आपको यह दिया गया है। दो स्फेयर हैं, ठीक। दोनों के ज्योमेट्रिकल सेंटर के बीच की जो दूरी है दैट डिस्टेंस इज आर, ये गिवन है। मीडियम जो है वो एयर लिया है। एक के ऊपर प्लस Q1 का चार्ज है और दूसरे के ऊपर प्लस Q2 का चार्ज है, और ये चार्जेस जो हैं इनके ऊपर यूनिफॉर्मली फैला करके, इनिशियली जब एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग थे, सेपरेटेड थे, तो इनके ऊपर चार्जेस यूनिफॉर्मली Q1 और Q2 रखे गए थे। और अब उन्हीं चार्जेस को यूनिफॉर्मली फैला करके हम लोग इन दोनों स्फेयर को आर के डिस्टेंस पर एयर के मीडियम में ले आकर के रख देते हैं। क्लियर? आर्यन जायसवाल, आर्यन जायसवाल बेटा, इसके बाद जो है ना अमित सर की क्लास होगी। ओके, 5 PM से अमित सर की क्लास स्टार्ट होगी। ये टाइम जो है वो फिजिक्स की क्लास का है। तो हम लोग देख रहे हैं एयर के मीडियम में ये हमारे दो स्फेयर हैं जिनके ऊपर चार्जेस Q1 और Q2 यूनिफॉर्मली फैला करके रखे गए हैं, और इनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी रखी गई? R रखी गई, ठीक। और ये बोला गया है कि कोई भी इंडक्शन के प्रोसेस को कंसीडर नहीं करना है, तो इंडक्शन फिनोमेना यहां पर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए कि इन दोनों के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है दैट फोर्स, ऑप्शन चलो मैं दे देता हूं। पहले ऑप्शन में दिया गया है 1/4πε0, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है, Q1 Q2/r² की इक्वल होगा, या फिर फोर्स की वैल्यू इससे ज्यादा होगी, या फिर फोर्स की वैल्यू इससे कम होगी। चले ये तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक। तो आपको बताना है कि इन तीनों ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक। तो बताइए।
बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, कुछ भी इसमें खास नहीं है, कोई भी खास कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना है और उसी को हमें देखना है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा, या तो फोर्स की वैल्यू एग्जैक्टली इसके इक्वल होगी, या तो जो है फोर्स की वैल्यू उससे कम होगी, या उससे ज़्यादा होगी। तीन पॉसिबिलिटी हैं, तीनों पॉसिबिलिटी में कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स जो r की दूरी पर हो, वो फोर्स का फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो है Q1 Q2 बाई 4πε0 आर स्क्वायर। यही हमारा कूलॉम्स लॉ है भाई। लेकिन हम लोग ये सीख करके आ चुके हैं कि फोर्स का यह जो फार्मूला है वो इन दोनों चार्ज को पॉइंट चार्ज मान करके लिखा गया है, यानी कि दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेज। चार्जेस Q1 और Q2 कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए। और अगर मान लो कि पॉइंट चार्ज नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं भाई? उसको पॉइंट चार्ज एज्यूम करते हैं। और कैसे एज्यूम करते हैं उसको पॉइंट चार्ज, वो भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ करके आ चुके हैं सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, किसी बॉडी के होल मास को, किसी बॉडी के होल मास को एज ए पॉइंट मास मान करके हम लोग उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पर लोकेट करते हैं। मतलब बॉडी का जो सीएम होता है उसी सीएम की पोजीशन पर ही हम लोग पॉइंट मास मान करके एज्यूम करते हैं। बिल्कुल सेम वही चीज यहां पर भी होगा। तो ये हमारे जो चार्जेज Q1 और Q2 हैं, ध्यान से देखिए, क्या ये पॉइंट चार्ज हैं? बिल्कुल नहीं, ये हमारे स्फीयर के सरफेसेस पर फैले हुए हैं, एक बॉडी के शेप और साइज पर फैले हुए हैं। दीज आर नॉट द पॉइंट चार्ज। अगर हमें Q1 और Q2 को पॉइंट चार्ज मानना होगा तो क्या हमें इन्हीं स्फीयर के सेंटर ऑफ मास पर मानना पड़ेगा? बिल्कुल। और हम जानते हैं कि अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, किसी भी सिस्टम का मास या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म होगा तो उसका जो सीएम होगा वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। क्लियर है ये बात? अगर ये चार्ज Q1 हमारे इस स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली ही पड़ा रहेगा तो बताइए कि एज ए पॉइंट चार्ज क्या हमें उस स्फीयर के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर मानना पड़ेगा? बिल्कुल। ऐसे ही अगर ये चार्ज Q2 यूनिफॉर्मली ही इसके सरफेस पर पड़ा रहे तो हम लोगों को इसे एज ए पॉइंट चार्ज इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर मानना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होता है भाई? रिपल्सन होता है। ठीक, खुशी खुशबू, वेरी गुड इवनिंग बेटा। मनोज कुमार शर्मा, गुड इवनिंग। RN जायसवाल, वेरी गुड इवनिंग। हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, सब लोग अटेंशन करिए, क्वेश्चन पर फोकस करिए। बढ़िया प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कुछ खास इसमें है नहीं, बस केवल थोड़ा सा जो है आपको समझना है। ठीक, ये प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है, मैक्सिमम लोगों ने आंसर गलत किया है। ठीक है, मैक्सिमम लोग आंसर यही वाला दे करके चले जाते हैं, बट दिस आंसर इज रॉन्ग। क्यों गलत है उस चीज को आप समझिए। हाँ भाई, मैंने ये कहा कि दोनों स्फीयर को हमने शुरुआत में यूनिफॉर्मली चार्ज इनके सरफेस पर रख करके r की दूरी पर ले आकर के रखा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सेम साइन के चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है और उस रिपल्सन की वजह से Q1 की वजह से इस वाले के जो चार्ज हैं वो पीछे की ओर रिपल होकर के शिफ्ट हो जाएंगे और इस वाले सरफेस का जो चार्ज है इस वाले की वजह से, रिपल्सन की वजह से पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब दोनों स्फीयर के जो चार्जेस हैं अब वो यूनिफॉर्म नहीं रह पाएंगे। पहले भले ही हम लोग इनको यूनिफॉर्मली फैला करके रखे हों, लेकिन इन चार्जेस में रिपल्सन होने की वजह से इनके सरफेस पर ये चार्जेस जो हैं एक दूसरे से दूर जो हैं शिफ्ट होंगे। तो वास्तव में हुआ ये होगा कि ये अरेंजमेंट जो हम यहां पर देख रहे हैं वो ऐसे नहीं रह पाया होगा, वो कुछ ऐसे हो गया होगा ड्यू टू द रिपल्सन। ध्यान रखिएगा, इंडक्शन नहीं हो रहा है, चार्जेस का अमाउंट दोनों के ऊपर Q1 और Q2 ही रहेगा, लेकिन इन दोनों के चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे तो हमारे इस स्फीयर का जो कुल चार्ज Q1 है वो कुछ पीछे की ओर यहां पर जो है शिफ्ट हो गया होगा।
रिपल्सन की वजह से वो पूरा का पूरा चार्ज पीछे वाले सरफेस पर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ये Q2 का चार्ज जो है हमारे स्फेयर के इस सरफेस पर जो है पीछे की ओर शिफ्ट हो गया होगा। अमाउंट ऑफ चार्ज वही रहेगा Q2 और इसका Q1। दिस इज द एक्चुअल कंडीशन। और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी जो है R के इक्वल है। तो अब बताइए कि अगर इस Q1 को एज ए पॉइंट चार्ज मानना हो तो बताइए क्या वो पॉइंट चार्ज मान करके आप सेंटर पर लोकेट कर पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब ये Q1 का चार्ज स्फीयर के सरफेस पर यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ, अगर यूनिफॉर्म ही रहता, जैसे यहां पर यूनिफॉर्म है तो आप यहां मान सकते थे, ऐसे ही इसको कहां मान सकते थे? इसके सेंटर पर। बट वास्तव में ये चार्जेस Q1 और Q2 इनके सरफेस पर यूनिफॉर्म नहीं रह पाए होंगे, ड्यू टू रिपल्सन ये पीछे वाले सरफेस पर शिफ्ट हो गए होंगे। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जिधर चार्जेस ज्यादा होंगे उधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। हम लोग पढ़ के आए हैं कि मासेज जिधर की ओर ज्यादा होंगे सीएम उसी के क्लोज में रहेगा, राइट? तो अब चार्जेस हमारे पीछे की ओर शिफ्ट हो गए, तो बताइए कि सेंटर ऑफ मास जो कि पहले सेंटर पर था क्या वो भी पीछे कहीं यहां शिफ्ट हो गया होगा? इसका मतलब ये जो Q1 का चार्ज है वो कहीं यहां पर जो है शिफ्ट हो जाएगा। सीएम यहां पर आ गया, यानी इस पूरे Q1 को अगर एज ए पॉइंट चार्ज मानना हो तो हमें इस पोजीशन पर जो है उसे लोकेट करना पड़ेगा। सेम फॉर हियर, ये पूरा का पूरा Q2 का चार्ज अब सीएम कहीं यहां पर दिखाई पड़ेगा, तो इस जगह पर जो है उसे हम लोग लोकेट करेंगे। अब अगर हम लोग इस फोर्स के फार्मूले को अप्लाई करना चाहें तो इन चार्जेस Q1 और Q2 को पॉइंट चार्ज मान करके उनके सीएम की पोजीशन पर रखना होगा। और अगर हम लोग ऐसा करके यहां पर देखें तो बताइए कि अब जो है उनके बीच की जो दूरी, क्योंकि ध्यान रहे Q1 यहां पर आएगा और Q2 यहां पर आएगा, तो इनके बीच की दूरी क्या ये R से ज्यादा हो रही है? बिल्कुल। इफेक्टिव डिस्टेंस जो होगी पॉइंट चार्ज की पोजीशन से वो R से ज्यादा हो गई। R डैश मस्ट बी ग्रेटर देन R। ठीक, अब जब हम लोग इन दोनों के बीच में फोर्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R डैश स्क्वायर करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी अब R नहीं क्या कहलाएगी? R डैश कहलाएगी। क्लियर है ये? और R डैश की वैल्यू अगर R से ज्यादा है तो बताइए कि उस फोर्स की वैल्यू क्या इससे कम हो जाएगी? बिल्कुल, यानी आवर करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्लियर हो गई होगी ये बात? ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अपना जो आंसर बना भाई, वो आंसर क्या बना? फोर्स मस्ट बी लेस देन द Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, राइट? अब चलो इसी क्वेश्चन में अगर मान लो उसने ये बोल दिया होता कि क्या ये दोनों स्फीयर अगर नेगेटिव चार्जेस के होते, -Q1 और -Q2 के, तो इस आंसर पर क्या कोई फर्क पड़ा होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ये भी नेगेटिव होगा ये भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव में भी तो रिपल्सन होता है भाई। तो रिपल्सन होगा तो क्या चार्जेस पीछे की ओर से तो शिफ्ट होंगे? क्या इन दोनों की इफेक्टिव डिस्टेंस जो होगी वो बढ़ जाएगी? इसका मतलब जो फोर्स की वैल्यू होगी क्या वो इस वाली वैल्यू से जो है कम हो जाएगी, यानी कि आंसर वहां पर भी यही आएगा। हाँ, अगर एक पर प्लस रहे और एक पर क्या हो जाए भाई? माइनस, ठीक, तब उस केस में ये दोनों स्फीयर अट्रैक्ट करने लगेंगे और उस अट्रैक्शन की वजह से इनके चार्जेस जो हैं वो सामने वाले फेस पर शिफ्ट होंगे। यहां पर चार्जेस आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक। अब अगर चार्जेस यहां पर होंगे तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है इनकी कहीं यहां और यहां पर आएगी, मतलब जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगी इन दैट केस R से कम हो जाएगी। और इफेक्टिव डिस्टेंस अगर R से कम हुई तो फोर्स की वैल्यू इससे ज्यादा, तो इन दैट केस आंसर इज कम्स आउट दिस। ठीक है भाई, अच्छे से इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हम लोग जब फार्मूला अप्लाई करते हैं उसमें चार्जेस Q1 और Q2 पॉइंट चार्ज एज्यूम करके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पर रखे जाते हैं। अब यहां पर सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है वो हमारी ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं होगी, इस चीज को हमें समझना है। हाँ, अगर ये यूनिफॉर्म ऐसे पड़े ही होते, रिपल्सन की या अट्रैक्शन की वजह से ये चार्जेस अगर शिफ्ट ना हुए होते, तब ये चार्ज यूनिफॉर्म ही रहते, तब जो है ये C1 और C2 पर ही हम लोग उसको CM मानते और तब जो है फोर्स की वैल्यू क्या आती? इसके इक्वल।
बट रियलिटी में जो है ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि रिपल्सन की वजह से इनके चार्जेस श्योर हैं कि पीछे की ओर शिफ्ट होने हैं। ये प्रॉब्लम आपको मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी, राइट। अब जो है हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। मान लीजिए कि हमें एक पॉइंट चार्ज दिया गया है, मान लो ये प्लस क्यू के अमाउंट का पॉइंट चार्ज है, ठीक, दिस इज ए पॉइंट चार्ज। बोला ये जा रहा है कि इस पॉइंट चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और एक दिए गए डिस्टेंस पर रख दिया गया। टू पार्ट में इसको डिवाइड किया। मान लो कि एक पार्ट की वैल्यू क्या है, स्मॉल क्यू, अननोन है, नहीं पता कितना है, फाइंड करना है हमें इसे। अगर एक पार्ट की वैल्यू स्मॉल क्यू है तो बताइए दूसरे पार्ट की जो वैल्यू बची होगी क्या वो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू हो जाएगा? बिल्कुल, अननोन है हमारा स्मॉल क्यू। तो ये दो पार्ट हो गए हैं हमारे। क्वेश्चन में बोला गया कि इस पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू को टू पार्ट में डिवाइड करके किसी दिए गए डिस्टेंस आर पर फिक्स करके रख दिया। पॉइंट चार्ज क्यू और क्यू माइनस क्यू को आर की डिस्टेंस पर फिक्स करके रख दिया गया। तो बताइए कि इन दोनों पार्ट की वैल्यूज क्या होंगी। अगर ये वैल्यू मालूम हो जाए तो क्या ये वैल्यू भी मालूम हो जाएगी? बिल्कुल। तो क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि इन दोनों पार्ट की वैल्यूज क्या होंगी कि अब इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम हो जाए। यानी यहां पर कंडीशन फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, ठीक। तो इस तरह की प्रॉब्लम आप लोग ग्रेविटेशन के टॉपिक में क्लास 11th में भी करके आए होंगे। सिमिलर बिल्कुल क्वेश्चन यही रहा होगा वहां पर, ठीक। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं लगभग आपके ग्रेविटेशन से मैच करते हुए ही मिलेंगे। तो एक तरीके से इस टॉपिक में आपके ग्रेविटेशन का टॉपिक भी जो है रिवाइज होता चलेगा, ठीक। ओके, तो फोर्स की वैल्यू जो है इन दोनों पोर्शन के बीच, दोनों पार्ट ऑफ चार्ज के बीच में जिसमें डिवाइड किया, उन्हीं दोनों पार्ट में जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे वो मैक्सिमाइज हो, मैक्सिमम हो, तो उसके लिए इन दोनों पार्ट की वैल्यूज क्या होनी है। तो सिंपल सी प्रॉब्लम ये भी है, तो चलो करके देखते हैं। चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा कितना, ठीक है। तो उस फोर्स की वैल्यू हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, दोनों पॉइंट चार्ज हैं, तो दैट फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू, कैपिटल क्यू माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर। आर गिवन है, आर इज कांस्टेंट, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई क्योंकि आर गिवन है आपको। तो दिस इज द फोर्स बिटवीन दीज टू पार्ट ऑफ चार्ज। अब यही फोर्स हमें क्या कर देना है भाई, मैक्सिमाइज कर देना है। और हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं भाई कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, ठीक है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अगर मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इस y की मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू, दोनों के लिए हम लोगों को जो करना होता है मैथमेटिकली, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन। तो ऐसे ध्यान से देखो, तो ये जो फोर्स है वो हमारा किसका फंक्शन है? दिस फोर्स f इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल q, यही तो हमारा स्मॉल q वेरिएबल है, वही तो निकालना है। तो दिस फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल q। तो जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज ए फंक्शन ऑफ x, उसमें y को मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए dy बाई डी एक्स 0 किया, बिल्कुल क्या वैसे ही इस फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए, क्वेश्चन में इस फोर्स को क्या करना है? मैक्सिमम करना है। तो इस फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए भैया क्या इसी का डेरिवेटिव, जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हो आप। यहां पर y x का फंक्शन है तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और यहां पर फोर्स जो है चार्ज का फंक्शन है तो फोर्स का डेरिवेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे? 0।
दिस इज आवर प्रॉब्लम। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो आपसे जो एक्चुअल में जानना चाह रहा है वो ये जानना चाह रहा है कि क्या आपको ये चीज करना आता है या नहीं, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ये बिल्कुल मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो गई है। तो चलो भाई इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करके आंसर निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। यानी हमें इसी फोर्स को डिफरेंशिएट करना है चार्ज क्यू के रिस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होगा वो बाहर कर लेंगे। तो बताइए कि डी एफ बाई डी क्यू की वैल्यू, इसको देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो। डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू, क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू, दिस इज कम्स आउट 0। ठीक, अच्छा भाई चलो अब ध्यान से देखो, क्या ये वैल्यू 0 में निकल जाएगी? बिल्कुल 0 में निकल जाएगी। यानी कि डी बाई डी क्यू, आप चाहो तो इस क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू स्क्वायर, दिस इज कम्स आउट इक्वल टू 0। अलग से इसको डिफरेंशिएट कर लो, अलग से इसको कर लो। अच्छा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैपिटल क्यू कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, स्मॉल क्यू का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, डी क्यू बाई डी क्यू 1 हो गया, माइनस क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस क्यू। याद करिए एक्स के पावर एन का फार्मूला डिफरेंशिएशन में क्या होता है? एन टाइम्स ऑफ एक्स के पावर एन माइनस 1। तो 2 इंटू स्मॉल क्यू, दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया, क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई? क्यू बाई 2। यानी कि जो पूछा गया है वो आंसर मिल गया भाई। क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ गया? कैपिटल क्यू बाई 2। इसका मतलब कि दिए गए चार्ज का हाफ, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? कैपिटल क्यू बाई 2। इट मीन्स कि किसी भी दिए गए पॉइंट चार्ज को हम लोग दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो इक्वल हाफ, तब उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा फोर्स पॉसिबल नहीं होगा। राइट? और अगर पूछ ले कि वो मैक्सिमम फोर्स होगा कितना, तो हम लोग वो भी निकाल सकते हैं। तो दैट मैक्सिमम फोर्स, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के फार्मूले से अब दोनों चार्ज की वैल्यू Q बाई 2 आ गया है, तो दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई किया Q स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन दीज टू पार्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आपको याद भी रखना है। ऐसा ही काम आप ग्रेविटेशन के टॉपिक में 11th क्लास में करके भी आ चुके हो, यही सारी चीजें वहां पर भी होती हैं। किसी दिए गए मास को तो इक्वल हाफ में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होगा। ऐसे यहां पर किसी दिए गए चार्ज को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगा, एंड दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज Q स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर? एक बात और यहां पर पूछ सकता है कि इन दोनों पोर्शन में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स अट्रैक्शन का होगा कि रिपल्सन का होगा? ग्रेविटेशन में तो हमेशा जो है अट्रैक्शन का होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो मासेज के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, लेकिन यहां पर अट्रैक्शन और रिपल्सन कुछ भी हो सकता है। तो पूछ सकता है कि बताइए कि किसी दिए गए चार्ज को अगर टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे तो फोर्स की वैल्यू तो मैक्सिमम होगी, ये बात ठीक है, समझ में आ गई। लेकिन वो फोर्स नेचर में अट्रैक्टिव हुआ होगा कि रिपल्सिव? तो आंसर इज व्हाट? रिपल्सिव। क्यों भाई रिपल्सिव? क्योंकि आप जिस चार्ज को डिवाइड करोगे उसके दोनों पार्ट उसी नेचर के ही तो होंगे। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये पोर्शन भी पॉजिटिव होगा और ये पोर्शन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये दोनों पोर्शन भी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, मतलब सेम साइन के ही होंगे। और सेम साइन में क्या होता है भाई? रिपल्सन होता है। क्या होगा? रिपल्सन। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो भाई ये क्वेश्चन अपने को समझ में आ गया। और देखते हैं, मान लो, बढ़िया क्वेश्चन है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको यह दिया गया है कि ये दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2। ठीक, इनके बीच के डिस्टेंस हम लोगों ने R ले लिया है। 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 फिक्स एट डिस्टेंस R। इनके बीच में हम लोगों ने एक स्लैब ले आकर के रख दिया।
स्लैब मतलब कोई एक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चलो हमने के ले लिया, और इस स्लैब की थिकनेस जो है वो टी के इक्वल है। किसके इक्वल है भाई? टी के इक्वल है। बाकी और जगह पर मीडियम एयर है। तो पूछा गया है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। ठीक, तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें ध्यान रहे, मैंने एक बात आप लोगों को और सिखाई है कि इन दोनों Q1 और Q2 में Q1 की वजह से Q2 पर या Q2 की वजह से Q1 पर कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स हम लोग जानते हैं हमेशा 1/4πε0 आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फोर्स बाई Q1 ऑन Q2 एंड ऑल्सो बाई Q2 ऑन Q1। ठीक है, केवल Q1 ने Q2 पर कितना या Q2 ने Q1 पर कितना लगाया होगा, वो फोर्स हमेशा यही होगा, इनके बीच में मीडियम चाहे जो भी हो। लेकिन जब नेट फोर्स की बात करते हैं, Q1 और Q2 के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगा होगा, तो उसमें इसके अलावा जो है इस मीडियम का भी जो है इफेक्ट आएगा। तो यहां पर वही पूछा जा रहा है कि इन Q1 और Q2 के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। जब भी क्वेश्चन में बोले कि फोर्स बताइए, तो हम लोग हमेशा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे, मतलब मीडियम का भी इफेक्ट जो होगा वो भी आपको बताना होगा उसमें। ठीक है, चलिए निकालते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, मीडियम हर जगह पर यूनिफॉर्म नहीं है। Q1 से लेकर Q2 के बीच में हर जगह पर मीडियम यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पर एयर है तो कहीं पर डाइलेक्ट्रिक है, यानी डिफरेंट मीडियम है। और हम लोग जानते हैं कि जब मीडियम यूनिफॉर्म होता है तब जो नेट फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो फार्मूला होगा, रिजल्ट होगा कूलाम के लॉ से, उसमें तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम हर जगह पर क्या हो, सेम। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू जो है Q1 और Q2 के बीच में हर जगह पर अगर होगा, तब हम लोग जो है इनके बीच में लगने वाला नेट फोर्स ये बोलते हैं। बट यहां पर सिचुएशन इज डिफरेंट, मीडियम यूनिफॉर्म हर जगह पर नहीं है, तो हम लोग आंसर ये वाला नहीं बोलेंगे। तब क्या होगा उस चीज को समझते हैं। तो चलिए इस चीज को समझने के लिए हम लोग पहले जो है एक सिंपल सी प्रॉब्लम की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग अभी बाद में फिर से देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। ठीक, इस क्वेश्चन पर अभी मैं आपके सामने फिर से आऊंगा दोबारा, लेकिन उससे पहले जो है एक रिजल्ट मैं यहां पर आपको डिस्कस कर रहा हूं, उसको अच्छे से आप लोगों को समझना है। ठीक, चलिए मान लीजिए कि 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 एक यूनिफॉर्म मीडियम में पड़े हुए हैं। उस यूनिफॉर्म मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हमने लिया है भाई, के लिया है, और इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस जो है वो आर के इक्वल है। तो अब हम लोग इन दोनों के बीच में लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर मीडियम क्या है, यूनिफॉर्म। क्या लिखेंगे भाई, 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। राइट, इतनी बात तो सब लोग समझ रहे हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं, क्वेश्चन यही है कि इन Q1 और Q2 को आप इस मीडियम में से निकालो और एयर में डाल दो। हमने क्या किया कि उन्हीं Q1 और Q2 के चार्ज को इस K के डाइलेक्ट्रिक मीडियम में से निकाल करके मैंने एयर के मीडियम में रख दिया। हर जगह पर मीडियम यहां पर भी यूनिफॉर्म है, एयर का मीडियम हो गया है। ठीक है, तो Q1 और Q2 को उस मीडियम में से निकाल करके एयर के मीडियम में रखो और एक ऐसी डिस्टेंस पर रखो ताकि उनके बीच में लगने वाला फोर्स अभी भी वही हो जो यहां पर लग रहा है। जितना फोर्स हमारे इन चार्जेज के ऊपर इस मीडियम में लग रहा है, एग्जैक्टली उतना ही फोर्स जो है उन चार्जेज के ऊपर एयर के मीडियम में भी अगर लगे, तो बताइए कि कितनी डिस्टेंस पर जो है उनको रखा गया होगा। दिस इज आवर प्रॉब्लम।
ठीक है, ये सिचुएशन हमने दिया कि जितना भी फोर्स हमारे इन दोनों चार्जेज के ऊपर इस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में लग रहा है वो फोर्स ये था। सेम यही फोर्स जो है इन दोनों चार्ज के ऊपर लगे अगर इनको वहां से हटा करके एयर के मीडियम में रखा जाए, तो बताइए कि एयर में उनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, राइट? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल सकते हैं। मान लिया कि इन दोनों के बीच में एयर में डिस्टेंस कितनी आ गई भाई, आर डैश आ गई है। चलिए कूलॉम के लॉ को अप्लाई करते हैं, तो अब जो यहां पर फोर्स होगा मान लिया वो कितना है, एफ डैश। नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, क्या ये नेट फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर डैश स्क्वायर लिखोगे आप, बिल्कुल। और लगा दो कंडीशन। शिखा सिंह, गुड इवनिंग बेटा। पागल मैथमेटिशियन, वेरी गुड इवनिंग। आप सिर्फ मैथमेटिशियन लिखो, अच्छा लगेगा। वैसे मैथमेटिशियंस पागल ही होते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक। हाँ, तो अब लगा दो भाई कंडीशन। कंडीशन में क्या बोल रहे हैं वो कि ये दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। आर डैश की वैल्यू बताओ कि ये दोनों फोर्स जो है सेम हो जाए, तो इक्वेट कर लो दोनों फोर्स को। हमने इन दोनों फोर्स को इक्वेट किया तो बोलो क्या, Q1 Q2 कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। यहां से हमें मिलेगा 1/KR² और यहां से मिलेगा 1/R डैश स्क्वायर इक्वेट करने के बाद, राइट? सिंप्लीफाई करेंगे तो आर डैश की जो वैल्यू आएगी, दिस इज आर टाइम्स ऑफ रूट के। आर टाइम्स ऑफ रूट के। आर कौन सी डिस्टेंस है भाई, मीडियम में जब उनके चार्जेस थे तब उनके बीच की दूरी थी। और आर डैश कौन सी डिस्टेंस है, एयर के मीडियम में। जब उन चार्जेस को हमने एयर के मीडियम में रखा तो आर डैश की दूरी पर रखा। और ध्यान से आप देखो तो इस आर डैश की वैल्यू आर से ज्यादा आ रही है। क्यों ज्यादा आ रही है, क्योंकि के की वैल्यू 1 से क्या होती है, ज्यादा। ठीक, रूट के टाइम्स ज्यादा हो गया। इसका मतलब यह है कि मीडियम में से निकाल करके एयर में रखोगे तो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा करके रखनी पड़ेगी। और कितने टाइम्स बढ़ा कर रखनी पड़ेगी, रूट के टाइम्स बढ़ा करके रखनी पड़ेगी। तब जाकर के उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, ये तो चलो ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को कराने के पीछे का मेरा जो मेन लॉजिक है वो अब आप समझिए। ठीक, अब ये जो डिस्टेंस आई आर डैश, मालूम चल गया आर डैश इक्वल टू आर रूट के। इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, आर रूट के। तब जाकर के जो फोर्स यहां लगा होगा सेम वही फोर्स इनके बीच में एयर में लगा होगा। अभी जो आर डैश की वैल्यू हमने लिखा है इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख रहे हैं, दिस इज एयर डिस्टेंस प्लस थिकनेस टाइम्स रूट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या लिख दिया मैंने, दिस आर रूट के को हम ऐसे लिख रहे हैं, एयर डिस्टेंस प्लस थिकनेस इनटू रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये वैल्यू यहां से गिवन प्रॉब्लम हमारी ये है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन गिवन है आपको, तो गिवन क्वेश्चन में आ जाओ। बताइए गिवन क्वेश्चन में हमारे Q1 और Q2 के बीच में एयर की डिस्टेंस कितनी है, मतलब Q1 और Q2 चार्ज के बीच में कितनी डिस्टेंस तक एयर है। तो वो डिस्टेंस 0 है, क्योंकि Q1 और Q2 के बीच में कहीं पर एयर नहीं है। हर जगह पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के भरा हुआ है। ठीक, मीडियम के का हर जगह पर है, कहीं पर भी कोई भी एयर के डिस्टेंस नहीं है। तो हम लोग यहां पर अगर देखें तो एयर डिस्टेंस की जगह पर क्या रख देंगे, 0 प्लस थिकनेस ऑफ मीडियम। मतलब गिवन प्रॉब्लम में ही चार्ज Q1 और Q2 के बीच में जो मीडियम पड़ा हुआ है उस मीडियम की थिकनेस कितनी है। तो ध्यान से देखो, क्या ये मीडियम हर जगह पर है, आर की थिकनेस में है। ठीक है,
Q1 और Q2 के बीच में हर जगह पर मीडियम है, मतलब हमारे मीडियम की थिकनेस कितनी है, R। तो थिकनेस की जगह पर R आ गया। रूट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, मतलब जो मीडियम पड़ा है उसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वो K है, तो ये रूट K। क्या ये वैल्यू R रूट K यही आ रही है? इसका मतलब कि जो मैंने ये टर्म लिखा जनरल टर्म में, ये मैंने उसी को जनरलाइज किया हुआ है, उसी को जनरलाइज किया है। हमें R रूट K की वैल्यू अब इस जनरल रिजल्ट से अगर लिखना हो तो डायरेक्ट ऐसे आगे वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी हम लोग देखते ही जो है R डैश की वैल्यू इस रिजल्ट से फाइंड कर लेंगे। ठीक। हाँ, और चाहो तो इस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हो। कैसे? जरूरी नहीं है कि मीडियम एक ही हो, तो सबसे मोस्ट जनरल केस जो हम लोग R डैश के लिए लिखेंगे वो क्या लिखेंगे भाई? तो एयर डिस्टेंस। इस रिजल्ट को आप सब लोग जो है नोट कर लें, क्योंकि ये आपको बुक वगैरह में नहीं मिलने वाली है। हमें प्रॉब्लम कम से कम समय में सॉल्व करनी होती है। अपनी कोशिश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कम से कम समय में सॉल्व करने की होती है। तो उसके लिए जो है आप ये समझ सकते हो कि आपको ये एक मैजिकल टूल मिल गया। ठीक। इस टूल से, इस रिजल्ट से हम लोग जो है ऐसी प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आर डैश को इन जनरल हम लोग लिख रहे हैं एयर डिस्टेंस प्लस समेशन ऑफ टी रूट के, जहां पर टी थिकनेस ऑफ द मीडियम और के उसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितने भी मीडियम हो उन सभी का टी रूट के निकालेंगे और सबको ऐड कर लेंगे। ये समेशन का सिंबल है, मतलब सभी को ऐड कर लेंगे। तो यहां से हमें आर डैश मिल जाएगा। राइट। अब चलिए इसका हम लोग एप्लीकेशन करते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में। बहुत ही अच्छे लेवल की प्रॉब्लम बनती हैं और उसको हम लोग अब इसी से सॉल्व करेंगे। ये रिजल्ट अपने को याद हो गया। ठीक है भाई। अब चलिए इसका इस्तेमाल, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसी को सॉल्व करके देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था भाई कि दो चार्ज, पॉइंट चार्ज Q1 Q2 थे, जिनके बीच के डिस्टेंस R थी और मीडियम जो है इनके बीच में T के थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K रखा गया। बाकी और जगह पर एयर है, यहां पर भी एयर, यहां पर भी एयर, मीडियम केवल T के थिकनेस का है, इस जगह पर है। ठीक। पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा। हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम लोगों के पास रिजल्ट आ चुका है, उसका इस्तेमाल करेंगे। कुछ नहीं करना है भाई, आपको करोगे क्या, इन दोनों चार्ज को वहां से निकालो और एयर के मीडियम में डाल दो। कौन से मीडियम में हमने डाल दिया भैया? एयर के मीडियम में। ठीक। हर जगह पर एयर है। अब हमने इस Q1 और Q2 को यहां से रिप्लेस करके कंप्लीटली एयर में डाल दिया। अब हम ये चाहते हैं कि जितना फोर्स, हमारा काम है कि यहां पर कितना फोर्स लग रहा है, गिवन प्रॉब्लम इज दिस। इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है कर ये रहे हैं कि अगर मैं Q1 और Q2 को वहां से निकाल करके एयर के मीडियम में डाल दूं और एक ऐसी डिस्टेंस पर रखूं, आर डैश हमें अभी फाइंड नहीं है, ठीक है, ऐसी डिस्टेंस पर रखें कि जो फोर्स इन दोनों के बीच में यहां लग रहा है सेम वही फोर्स यहां पर भी लगे। तो बताइए उसके लिए आर डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या उस आर डैश की वैल्यू निकालना हम लोगों ने अभी सीखा? बिल्कुल। इस आर डैश की वैल्यू हम लोग जो है लिख सकते हैं एयर डिस्टेंस प्लस टी रूट के, समेशन ऑफ टी रूट के। ये रिजल्ट है अपने पास। इस रिजल्ट को सब लोगों को याद रखना है भाई। ठीक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस रिजल्ट की हेल्प से हम लोग आर डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर भाई आर डैश की वैल्यू मिल गई तो समझो कि क्या Q1 और Q2 के बीच में फोर्स मिल गया, और वो फोर्स जो भी होगा क्या वो फोर्स यही वाला होगा। ठीक है, जो पूछा गया है। तो हमें पूछा यहां पर गया है और इसी को निकालने के लिए हम लोगों ने जो है ये काम कर लिया। ठीक। तो लिख डालते हैं एयर की डिस्टेंस कितनी होगी इन दोनों के बीच में। तो बताइए एयर की डिस्टेंस कितनी है। एक्चुअल क्वेश्चन में देखो आप, एक्चुअल क्वेश्चन में दोनों चार्ज के बीच में कितनी दूरी तक एयर फैली है। यहां से यहां तक तो डाइलेक्ट्रिक है टी के थिकनेस का, बाकी जगह एयर ही तो है। तो क्या आर में से टी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको एयर की डिस्टेंस मिल गई? बिल्कुल मिल गई। प्लस समेशन ऑफ टी रूट के। अब समेशन में यहां पर केवल एक ही डाइलेक्ट्रिक है, तो अकेले इसी की बात करेंगे तो बोलो उसका
थिकनेस कितना है, टी का मतलब थिकनेस, और वो यहां पर दिया गया है टी के इक्वल, तो टी रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया गया है, के, तो ये आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर डैश। ठीक है भाई, अब आर डैश आ गया तो फोर्स की वैल्यू लिख सकते हैं आप, फार्मूला लगा दो। मीडियम जब यूनिफॉर्म होता है तो हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीडियम एयर का है, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे के वगैरह नहीं आएगा, तो मीडियम एयर में दोनों चार्ज हैं, यहाँ पर इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर डैश, आर डैश का स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ आर डैश एंड सॉल्व इट, तो आवर फाइनल आंसर इज कम्स आउट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर डैश की वैल्यू r माइनस टी प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर, फोर्स बिटवीन दिस टू चार्ज इज दिस। समझ में आ गई होगी बात। तो ये हमारी एक जो है बढ़िया कंसेप्चुअल प्रॉब्लम थी, राइट। शिखा सिंह, ओके, ये आ गया भाई फोर्स, ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और जो है हम लोग अच्छे क्वेश्चन में यूज करते हैं। कैसे, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, ठीक है। मान लो कि भाई ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, मैंने इन दोनों के बीच में r/2 की दूरी तक k का रखा, अगले r/2 की दूरी तक हमने ट्वाइस k का रख दिया, मीडियम। तो बताइए Q1 और Q2 के बीच की कुल दूरी कितनी हो गई, r। Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज थे, इनके बीच की दूरी r है, आधी डिस्टेंस तक, ठीक है ना। k का डाइलेक्ट्रिक है और अगली आधी तक ट्वाइस k का है, मतलब एज ए होल यूनिफॉर्म मीडियम हर जगह पर नहीं है, ठीक है। तो पूछ ले कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, निकाल सकते हैं। कुछ मत करो, आप दोनों चार्ज Q1 और Q2 को वहां से हटाओ और एयर में रख लो। कहां पर रख लिया हमने, एयर में रख लिया, और एक ऐसी दूरी पर रखो ताकि जो फोर्स यहां पर लगे वही फोर्स यहां पर भी लगे, फोर्स की वैल्यू क्या हो यार, सेम हो। और ये आर डैश की वैल्यू अगर हम लोग लिख पाते हैं तो क्या यहां से फोर्स लिख सकते हैं, और अगर यहां से आपने फोर्स लिख लिया तो यहां की वैल्यू वही आ जाएगी। क्लियर है ये। इसका मतलब कुल मिलाकर के ऐसे क्वेश्चन में आवर टारगेट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर डैश। और आर डैश को निकालने के लिए मैंने आपको जो है मैजिकल टूल्स दे दिया यार। मैजिकल टूल्स आपके पास है, उसको भूलिएगा मत। कैसे निकालते हो आर डैश, याद करो, ठीक है। खुद से आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो, वी कैन राइट आर डैश इज इक्वल टू एयर डिस्टेंस। तो बता सकते हैं कि हमें यहाँ पर एयर डिस्टेंस कितनी मिल रही है। पहले मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूं, दिस इज इक्वल टू एयर डिस्टेंस प्लस समेशन ऑफ टी रूट के, ठीक है। एक दो बार आप खुद से लिखोगे, अपने आप याद हो जाएगा रिजल्ट, एयर डिस्टेंस समेशन ऑफ टी रूट के। ठीक है भाई, चलो कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक, समझ में आ गई बात। तो आर डैश इज इक्वल टू एयर डिस्टेंस प्लस समेशन टी रूट के। तो बताइए एयर की दूरी कितनी है, Q1 और Q2 के बीच में कितनी दूरी तक भैया एयर है, 0। अरे हर जगह पर मीडियम है भैया, यहां पर k और यहां पर ट्वाइस k, एयर तो कहीं है ही नहीं। मतलब एयर डिस्टेंस 0 प्लस समेशन ऑफ टी रूट के। इस वाले का अलग से कर लो, इस वाले का अलग से कर लो, और दोनों को ऐड कर लो। बताइए इसका t कितना है, r/2 अंडर रूट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k है, प्लस समेशन का मतलब प्लस, यही काम अगले वाले के लिए करते हैं। बोले इसका t कितना है, आल्सो यार r/2 अंडर रूट, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, ट्वाइस के, तो ट्वाइस के का रूट हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर डैश, वैल्यू ऑफ आर डैश। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, दिस इज कम्स आउट कितना आएगा भाई, क्या हम लोग r√k/2 बाहर ले लें कॉमन, r√k/2 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या मिला 1 प्लस यहां पर क्या मिलेगा √2, ठीक है। r/2 रूट के कॉमन हो गया है, तो अंदर क्या मिल गया 1 प्लस √2। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर डैश।
तो बोलिए फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अब हम लोग आंसर लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दिस आर डैश का होल स्क्वायर। तो r रूट के बाई 2 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसको, सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी जाएगा वो अपना आंसर हो गया। तो दिस इज द फोर्स बिटवीन हियर दिस टू चार्ज। क्लियर हो गई होगी ये बात, ठीक, ओके। हाँ भाई, और देखते हैं इसमें। मैं जस्ट प्रैक्टिस करा रहा हूं क्योंकि अब आप कोई नई बात नहीं सीखने वाले हो। एक ही कॉन्सेप्ट पर मैं आपको 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, ठीक है। आगे मैं इस पर जितनी भी बातें करूंगा उसमें कॉन्सेप्ट केवल यही लगेगा। कॉन्सेप्ट एक होता है, आइडियाज उस पर जो है हजारों लाखों बनेंगे। तो जितनी भी चाहो आप उतने जो है क्वेश्चन खुद से भी बना करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। 1-2 मैं आपको और करा दे रहा हूं, उसको भी आप देख लो। मान लो ये Q1 और Q2 के 2 पॉइंट चार्ज हैं, ठीक, और इनके बीच की दूरी हमने क्या रख ली, r रख ली है। चलिए मैंने इनके बीच में एक मेटल रख दिया। मेटल आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं भाई, मेटालिक बॉडी रख दी है, ठीक है, थिकनेस की, ठीक। बाकी और जगह पर एयर है, यहां पर एयर है, यहां पर एयर है। चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, ठीक है। इनके बीच में टी के थिकनेस का जो है हमने एक मेटेलिक जो है स्लैब लगा करके रख दिया है। तो बताइए कि इनके बीच में लगने वाला नाउ फोर्स इज व्हाट। तो काम वही करना है। इन दोनों चार्जेस को हम लोग वहां से हटा करके एयर में रखेंगे, ठीक है। एयर में रख दिया, बार बार वही बात हो रही है, मीडियम एयर में रख दिया, और एक ऐसी दूरी पर रख लो आप r डैश, ताकि जो फोर्स यहां लगे उनके ऊपर वही फोर्स यहां पर भी लगे, ठीक है भाई। तो r डैश कुल मिलाकर के अपने को क्या निकालना है, r डैश। अगर r डैश की वैल्यू मिल गई तो हम लोग फोर्स की वैल्यू लिख लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और r डैश को लिखने के लिए मैंने तरीका आपको बताया, r डैश इज इक्वल टू एयर डिस्टेंस प्लस टी रूट के। तो बताइए कि यहां पर एयर की दूरी कितनी है भैया, r माइनस टी प्लस टी रूट के। रूट के, व्हाट इज द के, मेटल का के कितना होता है, सब लोग मुझे बताएंगे, मुझे नहीं पता भाई। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मेटेलिक बॉडी, मेटल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, कमेंट करेंगे आप सब लोग, मुझे बताएंगे, ओके। कुछ लोगों के कमेंट मिल रहे हैं मुझे, सभी लोगों को बताना है भैया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मेटेलिक बॉडी। अरे इनफाइनाइट होता है भैया, बताया था आपको। मेटेलिक बॉडी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू याद कर लो, क्वेश्चन में देगा नहीं। एयर का 1 होता है और मेटल का क्या होता है, इनफैक्ट एयर का 1.05 होता है, वैक्यूम का एग्जैक्टली 1 होता है। ये सारी बातें शुरुआती लेक्चर में मैं आपको लिखा चुका हूं, ठीक है। तो मेटेलिक बॉडी का बहुत लार्ज होता है, बहुत लार्ज का मतलब इनफाइनाइट। वाटर का 80 होता है। ऐसे अलग अलग मटेरियल्स के के की वैल्यूज अलग अलग होती हैं। तो मेटेलिक बॉडीज की बहुत ज्यादा होता है, के की वैल्यू इनफाइनाइट लेते हैं। तो हाँ भाई, रूट इनफाइनाइट कर दिया, रूट इनफाइनाइट ये आ गया। क्या होगा ये सब कुछ, अरे इनफाइनाइट हो जाएगा भाई। अरे r डैश की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। इट्स द इंटरेस्टिंग रिजल्ट। मतलब कि अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में ये मेटल का स्लैब आएगा ना, तो उसके लिए हम इन चार्जेस को अगर एयर में रखेंगे और ऐसी दूरी पर रखेंगे कि वही फोर्स लगे जो यहां पर लग रहा है, तो उसके लिए हमें दिख रहा है कि वो दूरी क्या रखनी होगी, इनफाइनाइट। मतलब दिस प्रॉब्लम इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द दिस टू चार्जेस आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इन द एयर। अब जब यार इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया तो बोलो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r डैश का स्क्वायर। और r डैश जो है इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट का स्क्वायर हो गया। इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही होगा, और इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो दिस इज टेंस टू 0। ये वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, इनफैक्ट हम लोग 0 बोलते हैं। तो वास्तव में यहां पर जो फोर्स है इन चार्जेस के बीच में, दिस इज टेंस टू 0 है।
net electrostatic force. Net electrostatic force between the charges is tends to 0, right? ध्यान रहे, एक बात इसमें और पूछ सकता है, अकेले Q1 ने Q2 पर कितना लगाया भाई, या अकेले Q2 ने Q1 पर कितना लगाया, तो दैट आंसर इज ऑलवेज, वो वैल्यू फिक्स होती है और वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बट यहां पर अकेले Q1 ने Q2 पर या अकेले Q2 ने Q1 पर कितना लगाया वो नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इन चार्जेस के बीच में नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी है, जिसमें इस मीडियम का भी इफेक्ट है, और वो इफेक्ट क्या आ रहा है, टेंस टू 0, यानी ओवरऑल नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस इज कम्स आउट 0। और एक बात और, ये जो फोर्स 0 टेंस हो रहा है, क्या वो हमारे इस मेटल के थिकनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं, टी की वैल्यू कुछ भी हो, टी की वैल्यू यहां पर कुछ भी हो, क्या आर डैश तो इनफाइनाइट ही मिलेगा भाई, बिल्कुल आर डैश इनफाइनाइट मिलेगा, टी की वैल्यू चाहे बढ़ाओ चाहे कम करो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई एक मेटल का सीट भी आ जाए, मेटेलिक फॉयल भी अगर आ जाएगा दो चार्जेस के बीच में, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वैल्यू टेंस टू 0 हो जाएगी, राइट? तो ये बात समझ में आ गई होगी आप सब लोगों को। चलिए और देख लेते हैं इस पर। चले इसको देखते हैं। मान लो कि 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 हैं। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये दोनों पॉइंट चार्ज, ठीक है, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस r है और मीडियम क्या है, एयर है। तब इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, दैट फोर्स इज सपोज दैट F0। कितना है, F0 है। अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर इन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस वगैरह चेंज नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी r जो पहले थी वही अभी भी है। अब मैं थोड़ी सी सिचुएशन बदल रहा हूं कि जब इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ भी नहीं था, वैक्यूम था या एयर था, मीडियम एयर था, डिस्टेंस चार्ज के बीच में r है, तब इनके बीच में लगने वाला फोर्स F0 के इक्वल है, ये गिवन है। अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर इन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में कोई एक स्लैब जो है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है 9 है, कितना है, 9, ले आकर के रख दिया गया, तब इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स F0/2 हो गया। कितना हो गया भाई, F0/2 हो गया है, राइट? तो बताइए कि उस स्लैब की थिकनेस कितनी होगी। बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आरिबा अंसारी, ओके बेटा। शिखा सिंह, इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन 0 reduced value of electric between plates of capacitor, good। आरिबा अंसारी, देखिए बेटा, क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 हैं जिनके बीच की डिस्टेंस r है, मीडियम एयर है, तब उनके बीच में लगने वाला फोर्स F0, ये गिवन है आपको, इट इज गिवन। 2 कंडीशन में प्रॉब्लम है हमारी, जब इनके बीच में मीडियम एयर था और इनके बीच की दूरी r है, तब जो है इनके बीच में फोर्स की वैल्यू कितनी है, F0 है, ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं सेकंड कंडीशन में कि अगर जो है इन चार्जेस के बीच में K = 9 के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक स्लैब,
इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। ध्यान रहे दोनों चार्जेस के बीच की दूरी अगेन वही आर ही है, बस हमने एक स्लैब लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 के इक्वल है। अगर मैं उसमें डाल दूं तब इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो पहले जो फोर्स लग रहा था उसका हाफ हो गया, F0/2 के इक्वल आ गया है। तो बताइए कि जो स्लैब डाला गया था उस स्लैब की थिकनेस कितनी रही होगी। जरूरी नहीं है कि वो स्लैब हमने Q1 और Q2 के बीच में हर जगह पर रखा है, ठीक है। किसी थिकनेस T का हमने मान लो स्लैब रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 है, तो बताइए उस T की वैल्यू क्या हो कि फोर्स की वैल्यू F0/2 के इक्वल आ जाए। इट इज ए वेरी सिंपल प्रॉब्लम, निकाल सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। यहां पर क्या F0 की वैल्यू कूलम्ब के लॉ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल, मीडियम हर जगह पर यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस r है, चार्जेस Q1 Q2 है। तो बोलो ये F0 की वैल्यू क्या 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लिख सकते हैं, आना बोलना पड़ेगा। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल यही तो होता है रिजल्ट भाई। यूनिफॉर्म मीडियम में सिंपल रिजल्ट है कूलम्ब के फार्मूले का। F0 की वैल्यू जो दी गई है वो निश्चित तौर पर इसके इक्वल रही होगी, ठीक है। यहां पर अच्छा, यहां पर जो है F की वैल्यू पहले बताओ किसके इक्वल होगी। F0/2 तो कंडीशन है, ये कंडीशन क्वेश्चन में बोला गया है, इसका इस्तेमाल तो हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स F है उस F की वैल्यू होगी कितनी, क्या r' वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए करते हैं। दिस इज इक्वल, डायरेक्ट कर लेते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r' का स्क्वायर। r' का स्क्वायर करना है तो बताइए r' की वैल्यू कैसे लिखी गई थी। क्या एयर की डिस्टेंस, बोल भैया एयर की डिस्टेंस कितनी होगी, r - t अननोन है, निकालना है। तो एयर की दूरी r - t प्लस टी रूट के करिए, बताइए रूट के की वैल्यू कितनी है 9 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई होगी बात। और थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, तो F की वैल्यू जो है आपको मिल रही है, दिस इज 1/4πε0 Q1 Q2। अब तो केवल कैलकुलेशन रह गया है भाई करने को, प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो गई। मेन कॉन्सेप्ट जो था वो r' वाला था, हमने उसी पर जो है ये काम कराया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। Q1 Q2/r - t। अच्छा, ये √9 की वैल्यू क्या 3, तो यहां पर r - t प्लस 3t, r - t प्लस 3t की वैल्यू कितनी, r + 2t। तो ये अंदर क्या बना, r + 2t का होल स्क्वायर। तो r + 2t का होल स्क्वायर, ये आ गया। सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस f की वैल्यू जो है वो F0/2 के इक्वल है। तो रख दो F0 की वैल्यू। F0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, अभी निकाले थे, Q1 Q2/4πε0 r + 2t का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू F0/2 मतलब 1/2 ऑफ F0, और F0 की वैल्यू लिखा था आपने 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये F0 की वैल्यू है भाई, ठीक। अब इसी को सॉल्व करके हम लोग अपना आंसर निकालते हैं। Q1 ने Q2 को कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। यहां से अपने को क्या मिल रहा है, 1/r + 2t का होल स्क्वायर यहां से, एंड दिस इज इक्वल टू, यहां से क्या मिलेगा 1/2r², ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग इन्वर्स कर दो, r + 2t का होल स्क्वायर इक्वल टू 2r²। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो आप, तो स्क्वायर रूट लेने पर ये आ गया r + 2t, दिस इज इक्वल टू, तो ये √2r हो गया। क्लियर है ये बात। हमें t की वैल्यू चाहिए, इसको उधर ले जाओ, तो 2t दिस इज इक्वल टू √2r - r, ये आ गया। नाउ फाइनली t इज इक्वल टू, 2 से डिवाइड करने पर r कॉमन ले लेना, अंदर आएगा √2 - 1/2। क्लियर है ये।
एंड नाउ दिस इज इक्वल टू √2 की वैल्यू 1.4 के अप्रॉक्स में हम लोग लेते हैं, 1.4 माइनस 1 यानी 0.4 यानी 0.2 या फिर आप आंसर यही रखो, दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। क्लियर हो गई ये बात? तो दिस इज द थिकनेस, हमारे उस स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 9 था, उसकी थिकनेस इसके इक्वल होगी, तब हम बोलेंगे कि फोर्स की वैल्यू F0/2 के इक्वल आया होगा, राइट? तो इस पर अभी हम लोग और भी सारी बातें करने वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास में इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी इस पर हम लोग 3-4 केसेस और देखेंगे इसी तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स को लेकर के। यहाँ पर जैसे हमने T निकलवाया, ऐसे K की वैल्यू पूछ सकता है, और यूनिफॉर्मली भी वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं K के, तो इस प्रकार से नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो ऐसे तमाम जो है डिफरेंट केसेस बनेंगे जो कि अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद हम लोग सुपरपोजिशन पर बेस्ड कूलॉम्स के लॉज को डिस्कस करेंगे, राइट? तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।